गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र लिखाला, व्याख्याता जीव विज्ञान, सरस्वती बाल निकेतन स्कूल सहावा में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं कक्षा 10वीं के सभी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, जीव विज्ञान क्या है, इसकी सामान्य जानकारी किस प्रकार से आप तक पहुँचे, इसके लिए प्रयास करूँगा कि आपको कुछ नया बता सकूँ। तो सबसे पहले देखो, जो अपना आज का जो विषय है वो है जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी। तो वैज्ञानिक थे अरस्तु, ठीक है। उन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, ठीक है ना। वैज्ञानिक का नाम क्या है? अरस्तु। एक दूसरा वैज्ञानिक था ट्रिविरेनस, ठीक है। अरस्तु और ट्रिविरेनस ने 1801-1802 ईस्वी के बीच, ठीक है, यानी जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो अरस्तु और ट्रिविरेनस नाम के वैज्ञानिकों ने सन 1802 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जीव विज्ञान क्या है, ठीक है, क्योंकि हम जब जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले इसकी सामान्य जानकारी भी आपको होनी आवश्यक है। कक्षा 10 के अंदर आप पेपर देने के बाद 11वीं में होते हो, उसके बाद विज्ञान विषय का आपको चयन करना होता है। और विज्ञान विषय के अंदर क्या है, एक तो जीव विज्ञान आती है, दूसरा है मैथमेटिक्स आता है। तो अपना जो जीव विज्ञान है वो विषय है। तो जीव विज्ञान, ठीक है, क्या है, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जीव विज्ञान क्या है या बायोलॉजी क्या है, ठीक है, ठीक। तो जीव विज्ञान की परिभाषा क्या लिखेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। एक बार वापस देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब जो अपना ये जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द है वो एक भाषा है, उसका नाम है ग्रीक, ठीक है। बायोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। बायोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। और बायोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायोस और दूसरा LOGIA, ठीक है। बायोस प्लस लोगिया। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगिया का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। तो नाम से ही सिद्ध है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन या जीव का अध्ययन किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और आपको बताया बायोलॉजी है वो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगिया या लोगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी दोनों को जोड़ दे तो जीवन का अध्ययन, ठीक है। अब जीवन क्या है इसके बारे में देखते हैं। जीवन क्या है, ठीक है। जीवन का मतलब जीव और निर्जीव में हम क्या अंतर कर सकते हैं, यानी जीवों के अंदर जो घटनाएं होती है जनन की, वृद्धि की, उसके बाद में अन्य अवस्थाएं आती है और अंत में जीव है वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, वो उसकी सभी अवस्थाएं क्या कहलाती है? जीवन चक्र या लाइफ साइकिल के नाम से जानी जाती है। तो ये आपको एक सामान्य सी जानकारी दी है भी जीव विज्ञान क्या है, ठीक है। तो जीवों का अध्ययन ही क्या होता है? जीव विज्ञान होता है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, जो अपना बायोलॉजी है उसके दो पार्ट होते हैं, बॉटनी
और दूसरा होता है जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। ठीक है बच्चों, तो बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं जिसे हम वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न आए कि वनस्पति विज्ञान क्या है, उत्तर क्या लिखेंगे कि जीव विज्ञान। अब यहाँ जीव विज्ञान नाम देंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सभी वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पतियों का मतलब छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी पादप हैं उनका अध्ययन है वो वनस्पति विज्ञान या बॉटनी में किया जाता है। दूसरी है जूलॉजी, तो उसमें लिखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु से लेकर के विशाल जीव तक का अध्ययन हम करते हैं। तो ये तो एक सामान्य जानकारी थी जीव विज्ञान की। उसके बाद अपने जो जीव विज्ञान से संबंधित अन्य जो बातें हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, भी कौन कौन से जीव विज्ञान से संबंधित जो वैज्ञानिक हुए थे और उन्होंने जीव विज्ञान के क्षेत्र में अपना कौन कौन सा योगदान दिया था उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद जीव विज्ञान का आगे जाकर के वर्गीकरण हुआ। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण होता है कि समानता के आधार पर और असमानता के आधार पर जीवों को अलग अलग भागों में बांटने की क्रिया क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है। ठीक है भी, जैसे गाय भैंस से अलग है, कुत्ता बिल्ली से अलग है, या पादप विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होती है वो उनके अंदर क्या एक दूसरे से असमानताएं होती है, कुछ में समानताएं होती है। समानताएं होती है उनको एक वर्ग में और जो असमान होते हैं उनको क्या है अन्य वर्ग में रखा जाता है। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक है अरस्तु। ठीक है भी, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले पादपों तथा जंतुओं के विभिन्न लक्षणों को समझाने का प्रयास किया था। ठीक है भी, जंतुओं के लक्षण और वनस्पतियों के लक्षण है उनके पक्ष में अपने उदाहरण दिए थे, इसलिए अरस्तु को हम क्या कह सकते हैं? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न आए कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, उत्तर क्या लिखेंगे? अरस्तु जीव विज्ञान का जनक है। ठीक है, इसके बाद में देखो अरस्तु ने पादपों की जो सरल आकार के आधार पर भी, पादप है उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर, सरल आकारिकी के आधार पर है वो उन्होंने पादपों के 3 वर्ग बनाए थे। 3 वर्ग कौन से हैं ये? एक तो होता है वृक्ष, ठीक है, दूसरा होता है झाड़ी और तीसरा होता है शाख। ठीक है भाई, अरस्तु ने पादपों की सरल आकारित लक्षण मतलब सामान्य लक्षणों के आधार पर अरस्तु ने पादपों के 3 वर्ग बनाए थे। ठीक है, ऊंचाई के लक्षण ध्यान में रखते हुए, तने के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले वृक्ष, ठीक है, यानी ऐसी वनस्पतियां जिनकी ऊंचाई 3 मीटर या इससे अधिक हो वो सारे किस में आते हैं? वृक्षों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इनकी और विशेषता क्या है? इनका तना काष्ठीय होता है, यानी मोटा और काष्ठीय होता है। तने का रंग भूरा होता है, तने को आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता। उसको कौन से वर्ग में रखा? वृक्ष में। ठीक है, दूसरा वर्ग झाड़ी बना दिया कि जिनकी ऊंचाई यानी वे वनस्पतियां जिनकी ऊंचाई 3 मीटर से कम होती है उन्हें क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। और इनका तना कम काष्ठीय होता है, तने का रंग सामान्यतः भूरा होता है लेकिन तना काष्ठीय नहीं होता। ठीक है, और तना है वो मोड़ भी नहीं सकते। तीसरा है शाख, यानी ऐसी वनस्पतियां जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से भी कम होती है, तना सामान्यतः इनका हरे रंग का होता है, तने को आसानी से मोड़ सकते हैं, उनको किस में रखा है? शाख में। तो वृक्ष के अंदर क्या है? जैसे बरगद का वृक्ष है, नीम का है, पीपल का है, ये वृक्ष श्रेणी में है, तने मोटे काष्ठीय होते हैं, शीशम का वृक्ष है, ये सारे। ठीक है, झाड़ी
जैसे मेहंदी का पौधा है, नींबू का जो पौधा है वो उनकी ऊंचाई 3 मीटर से भी कम होती है, तना काष्ठीय नहीं होता, यानी काष्ठीय का मतलब हम विभिन्न प्रकार के जो फर्नीचर होते हैं उनमें उपयोग में नहीं ले सकते उनको। और साग का जो पौधा है एग्जाम्पल के रूप में क्या है, टमाटर का पौधा है, ये साग श्रेणी में आता है, ठीक है ना। मटर का पौधा है वो साग श्रेणी में आता है। अपने खेतों के अंदर जैसे ग्वार या मूंग जो हम बोते हैं वो भी साग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो अरस्तु ने क्या है, सरल आकारित लक्षणों के आधार पर पादपों के 3 वर्ग बनाए थे। उसी प्रकार अरस्तु है, उसने रुधिर के रंग, यानी जो अपना रुधिर मानव के अंदर कैसा होता है, रुधिर लाल रंग का होता है। कारण उसका क्या है, क्योंकि जो अपना रुधिर की 4 प्रकार की एक इसमें कोशिकाएं होती है जिनमें 3 संरचनाएं ठोस होती है और एक है वो क्या होती है, तरल होती है। तो उनमें से एक का नाम है लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी। उसमें रंग उसी आरबीसी के कारण लाल होता है क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता है, ठीक है ना। तो अरस्तु ने क्या है कि रुधिर के रंग के आधार पर कि वे प्राणी जिनके अंदर रुधिर लाल रंग का होता है या नहीं होता, तो इस रुधिर के रंग के आधार पर अरस्तु ने 2 वर्ग बनाए प्राणियों के, एक तो इनेइमा और दूसरा इनेमिया, ठीक है। तो इनेइमा क्या है कि ऐसे प्राणी जिनमें रुधिर का रंग लाल नहीं होता उसे कौन से वर्ग में रखा, इनेइमा में रखा है। एग्जाम्पल के रूप में आर्थ्रोपोडा संघ है जो धरती पर जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या संधि युक्त उपांग होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों का यदि हम विचार करें तो जैसे बिच्छू है आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है, चींटी है वो आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है, तितली है वो आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है, मधुमक्खी है वो भी आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। तो इनके अंदर रुधिर है वो लाल रंग का नहीं होता। ऐसे प्राणियों को क्या कहते हैं, इनेइमा कहते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ग है इनेमिया कि वे प्राणी जिनमें रुधिर का रंग लाल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, इनेमिया कहते हैं। जैसे मानव का रुधिर लाल रंग का होता है, पक्षियों का रुधिर लाल रंग का होता है, सरीसृप का रुधिर है वो भी कैसा होता है, लाल रंग का होता है। इसके बाद अरस्तु ने ही इनेमिया जो प्राणी हैं यानी जिनमें रुधिर का रंग लाल होता है उनको भी क्या है, जरायुज और अंडज 2 भागों में बांटा। जरायुज का मतलब ऐसे जीव यानी ऐसे जंतु जो अपने समान संततियों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। एग्जाम्पल देखें जरायुज का, तो मानव एक जरायुज प्राणी है। गाय भैंस भेड़ बकरी ये सारे के सारे क्या करते हैं, अपने समान संततियों को जन्म देते हैं, परंतु इनमें भी रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल। दूसरा अंडज कि ऐसे जीव जो निषेचित अंडे देते हैं और उन अंडों से कुछ समय बाद क्या है, संततियों का जन्म होता है, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, अंडज कहलाते हैं। यानी पक्षी वर्ग है वो अंडे देता है। इसी प्रकार जो रेप्टाइल्स यानी सरीसृप वर्ग है वो भी क्या करता है, अंडे देता है। तो ये अंडज वर्ग है, ठीक है। तो ये अरस्तु का एक बहुत बड़ा योगदान है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित। उसके बाद में वर्गीकरण का आपको बताया, वर्गीकरण क्या है, समानता या असमानता के आधार पर जीव जंतुओं को अलग अलग भागों में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्गीकरण कहलाती है। एक वैज्ञानिक है उसका नाम है कैरोलस लीनियस, ठीक है ना। क्या नाम है, कैरोलस लीनियस, ठीक है। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले शुद्ध परिणाम यानी जो जीव समानता में आकारिक लक्षणों में एक जैसे नहीं होते या एक जैसे होते हैं उनको अलग अलग भागों में बांटने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था, लीनियस ने किया था। तो प्रश्न आए कि वर्गीकरण क्या है, तो उत्तर क्या लिखेंगे, समानता तथा जीवों की समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटना या वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। और वर्गीकरण का जनक कौन होता, किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, ठीक है। अब वर्गीकरण के कारण, ठीक है ना, 2 प्रकार की पद्धतियां, 2 प्रकार के जगत बने थे वर्गीकरण जिन वैज्ञानिकों ने किया था उनमें से सबसे बड़ा नाम है लीनियस का और दूसरा है किसका, R.H. व्हिटेकर का। यानी वर्गीकरण जब हुआ जीवों का तो जीव वैज्ञानिकों ने क्या 2 प्रकार के वर्गीकरण है वो प्रचलित किए थे, ठीक है।
सबसे पहले है वो द्विजगत पद्धति है। द्विजगत पद्धति का मतलब क्या है? धरती पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो वनस्पतियां हों चाहे पादप हों, उनको दो जगतों में बांट दे, तो उसे क्या कहते हैं? द्विजगत पद्धति कहते हैं। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। वर्गीकरण, समानता और असमानता के आधार पर जीवों को अलग अलग भागों में बांटना क्या है? वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण के आधार पर धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने उन्हें अपने तरीके से क्या है? अलग अलग जो जगतों में बांटने का प्रयास किया। तो सबसे पहले द्विजगत पद्धति बनी थी, ठीक है ना, कि कैरोलस लिनियस ने 1707 ईस्वी के अंदर द्विजगत पद्धति का प्रतिपादन किया था। द्विजगत पद्धति क्या है? कि धरती पर जितने भी पादप या वनस्पतियां हैं उनको दो ही जगतों में बांट दिया जाए, उसको हम द्विजगत पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। जो वनस्पति आती है उनको पादप जगत में, और जितने भी जंतु आते हैं सूक्ष्म से लेकर के विशालकाय तक, वो कौन से आते हैं? जंतु जगत में आते हैं। तो लीनियस ने क्या द्विजगत पद्धति का प्रतिपादन किया था, जिसके आधार पर धरती पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो वनस्पति हो या जंतु हो, उनको कितने जगतों में बांटा? दो जगतों में, ठीक है। जितनी भी वनस्पति आती है उनको पादप जगत में, और जितने भी प्राणी जंतु आते हैं उनको क्या? जंतु जगत में रखा। उसके बाद है पंच जगत पद्धति, ठीक है। R.H. व्हीटेकर ने इस पद्धति का विकास किया था। इन्होंने अपने इस वर्गीकरण के अंदर क्या है? धरती पर जितने भी जीवधारी हैं उनको 5 जगतों में बांटने का प्रयास किया, जिनमें सबसे पहले मोनेरा जगत, दूसरा है प्रोटिस्टा जगत, तीसरा है कवक जगत, चौथा है प्लांटी, और 5वां जगत है वो एनिमेलिया है। तो इस प्रकार समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या है? अपने तरीके से जीवधारियों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था, ठीक है। वर्गीकरण के आधार पर तो क्या है? द्विजगत और पंच जगत बना था, ठीक है। उसके बाद में जो अपना जो पंच जगत था वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 5 जगत हैं। अब पंच जगत जो अवधारणा है R.H. व्हीटेकर ने दी थी, उस पंच जगत अवधारणा के अंतर्गत जीवों में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, या यूँ कहें कि पंच जगत अवधारणा में जो जीव आते हैं उन जीवों को किन लक्षणों के आधार पर व्हीटेकर ने अलग अलग भागों में बांटा था। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को जीवों के आधार पर, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यानी ऐसे जीव जिनमें केंद्रक के चारों ओर स्पष्ट भित्ति नहीं पाई जाती, ऐसे जीवों को हम प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे जीवाणु का है, ठीक है, यानी बहुत ही निम्न श्रेणी के जीव होते हैं। एक बार वापस देखें प्रोकैरियोटिक क्या है? ऐसे जीव जिनमें केंद्रक के चारों ओर भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है, ऐसे जीवों को प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। जीवाणु इसका या बैक्टीरिया एग्जाम्पल है। दूसरा है यूकैरियोटिक, यानी वे प्राणी जिनमें केंद्रक के चारों ओर स्पष्ट भित्ति पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। उच्च श्रेणी के सभी जीव किस में आते हैं? यूकैरियोटिक श्रेणी में आते हैं, ठीक है। दूसरा जो पंच जगत का लक्षण था वो था पोषण की विधि, ठीक है ना। भी जीव किस विधि से पोषण करते हैं, यानी भोजन है कौन सी विधियों से जो करते हैं। तो पोषण की विधि के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। स्वपोषी यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हों, उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी जीव है वो हरी वनस्पतियाँ आती है, ठीक है ना, यानी पादप जगत इसमें आएगा। स्वपोषी का मतलब क्या है? कि ऐसे जीव जो अपना भोजन या पोषण स्वयं ही करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं, ठीक है, हरी वनस्पतियाँ। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। दूसरा विषमपोषी पोषण, यानी ऐसा पोषण जिसमें जीव अलग अलग तरह से या अलग अलग विधियों से भोजन प्राप्त करते हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। और ये सभी विषमपोषी जो जीव हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, यानी जो स्वपोषी है उन पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो विषमपोषी के अंदर सबसे पहले परजीवी, यानी ऐसे जीव, या यूँ लिखें कि वे विषमपोषी
जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हो उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी। दूसरा मर्तोपजीवी, यानी ऐसे जीव जो सड़े गले अथवा मर्त पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मर्तोपजीवी कहते हैं। सहजीवी, यानी ऐसे जीव जो, इसके अंदर सहजीवी एक संबंध होता है, ठीक है ना भी। लाइकेन एक नाम आता है लाइकेन, ठीक है ना। सहजीवी के अंदर क्या है? लाइकेन, लाइकेन, ठीक है। तो लाइकेन के अंदर क्या होता है? एक तो देखो कवक प्लस शैवाल, दोनों के बीच का सहजीवी जीवन यापन है वो इसमें सहजीवी संबंध कहलाता है। यानी शैवाल स्वपोषी है, यानी शैवाल प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन बनाती है, ठीक है। जबकि कवक है वो क्या काम करती है? कवक है वो शैवाल पर निर्भर है और शैवाल है वो कवक पर, यानी कवक है वो शैवाल से पोषण प्राप्त करती है और शैवाल को कवक से क्या मिल जाता है? एक आश्रय मिल जाता है, आधार मिल जाता है। तो कवक और शैवाल के बीच का जो जीवन यापन है उसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। मतलब दो जीव जातियां जीवन भर परस्पर सहयोग से साथ साथ रहती है तो उनके इस संबंध को हम सहजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन का मतलब क्या है? शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध, ठीक है। उसके बाद है कीटभक्षी, ठीक है। कीटभक्षी, कीटभक्षी यानी ऐसे पादप जो कीटों से पोषण प्राप्त करते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? कीटभक्षी पादप कहते हैं। तो ये भी क्या है? अपना भोजन अपने आप नहीं बनाते। कहने का मतलब विषमपोषी में परजीवी भी क्या है? दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त कर रहे हैं। मर्तोपजीवी मतलब जीव हैं लेकिन निर्जीवों से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। सहजीवी का मतलब क्या है? जैसे शैवाल भोजन बना रही है लेकिन कवक भोजन नहीं बनाती, ठीक है, इसलिए कवक शैवाल से भोजन प्राप्त करती है, ठीक है। तो ये क्या है? संबंध सहजीवी हो गया। कीटों से भोजन प्राप्त करते हैं उसे कीटभक्षी कहते हैं। तो ये पोषण की विधि थी। उसके बाद पोषण की दृष्टि के आधार पर भी जीवों के प्रकार है भी। जीव किस प्रकार के होते हैं, प्रकृति कैसी होती है भोजन के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले है शाकाहारी, यानी ऐसे जीव जो केवल हरी वनस्पतियों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। जैसे खरगोश है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है ना। ये कौन से जीव होते हैं? शाकाहारी होते हैं। एक होता है मांसाहारी, ऐसे प्राणी जो केवल भोजन के रूप में किसका ग्रहण करते हैं? मांस को ही ग्रहण करते हैं। यानी ऐसे प्राणी जो अपना जो भोजन है वो मांस द्वारा प्राप्त करते हैं या उनका भोजन मांस ही होता है। या यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे प्राणी जो शाकाहारी जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। इनमें शेर है, बाघ है, ये इनके एग्जाम्पल है। उसके बाद है सर्वाहारी, यानी ऐसा जीव जो शाकाहारी प्रकृति का भी हो सकता है, मांसाहारी प्रकृति का भी हो सकता है। यानी ऐसे जीव जो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, यानी वनस्पतियों को खाकर भी अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं और मांस खाकर भी अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। इनमें मानव है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये क्या है? सर्वाहारी प्राणी आते हैं। एक है परजीवी, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, यानी प्राय जीवों से पोषण प्राप्त करते, खुद तो विषमपोषी है ही है लेकिन दूसरे विषमपोषी से क्या करता है? ये पोषण प्राप्त करता है। उसको क्या कहते हैं? हम परजीवी कहते हैं। जैसे ये दो प्रकार के होते हैं, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी का मतलब ऐसे परपोषी जो किसी दूसरे परपोषी के शरीर के अंदर रहकर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, उसे हम अंतः परजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो क्या है? अमीबा एक अंतः परजीवी है, या एस्केरिस है वो भी एक अंतः परजीवी है। दूसरा होता है बाह्य परजीवी, ऐसे प्राणी जो दूसरे परपोषियों के शरीर की बाहरी सतह से चिपक करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बाह्य परजीवी, जो कि एक तरह से रुधिरहारी होते हैं, जोंक या हिरुडीनियम जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद में जो चौथा है वो पंच जगत के लक्षणों में चौथा है वर्गीकरण का आधार, ठीक है ना। तो वर्गीकरण का आधार है, उसके आधार पर दो प्रकार के आधार बनाए हैं वैज्ञानिकों ने, आर एच व्हिटेकर ने। तो सबसे पहला जो आधार है वर्गीकरण का वो कोशिका की संख्या, ठीक है ना। कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा है। एक तो होता है प्रोटोजोआ, दूसरा होता है मेटोजोआ।
तो ऐसे प्राणी जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, या यूँ कहें कि सभी एक कोशिकीय जीव कौन से में आते हैं? प्रोटोजोआ में आते हैं। एग्जाम्पल लिखें तो अमीबा है, पैरामीशियम है, ये कौन से में है? प्रोटोजोआ में है। दूसरा है मेटाजोआ, यानी ऐसे जीव जो बहुकोशिकीय होते हैं वो मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जितने भी उच्च श्रेणी के जीव हैं, स्तनधारी हैं या मानव, ठीक है, गाय भैंस भेड़ बकरी या जो रेप्टाइल्स वर्ग है वो कौन से में आते हैं? मेटाजोआ में। दूसरा है शारीरिक संगठन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, ठीक है। तो इसके आधार पर जीवों को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले जीव द्रव्य स्तर, यानी ऐसे जीव जिनका शरीर एक द्रव्य बूंद के समान होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य स्तर कहते हैं। और जिन जीवों का शरीर जीव द्रव्य स्तर का होता है उन जीवों में काम करने की क्षमता नहीं होती, यानी उनमें श्रम विभाजन नहीं पाया जाता। प्रोटोजोआ संघ के सदस्य इस श्रेणी में आते हैं। दूसरा होता है कोशिकीय स्तर, कि ऐसे जीव जिनका शरीर केवल और केवल कोशिका तक ही सीमित है, यानी उनमें उत्तक नहीं होंगे, अंग नहीं होंगे, शरीर केवल कोशिकीय स्तर का ही होता है, ऐसे जीवों को कोशिकीय स्तर जीव कहते हैं। पोरीफेरा संघ के सदस्य इसमें आते हैं। इनमें भी काम करने की क्षमता नहीं होती या बहुत ही कम होती है। तीसरा है उत्तक स्तर, यानी ऐसे प्राणी जिनका शरीर उत्तक स्तर का होता है, या यूँ कहें कि ऐसे प्राणी जिनमें एक जैसी समान यानी समान काम करने वाली कोशिका, या जिन कोशिकाओं की संरचना समान हो, जिन कोशिकाओं के कार्य समान हो, वे कोशिकाएं एक समूह बना लेती है, उसको हम उत्तक कहते हैं। और जिन जीवों में उत्तक पाया जाता है उन जीवों को उत्तक स्तर जीव कहते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के जीव हैं, इनमें इस प्रकार की क्षमता पाई जाती है। और ये जीव हैं, इनमें श्रम विभाजन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में है अंग तंत्र स्तर, ठीक है। भी एक समान कार्य करने वाले उत्तक मिलकर के अंग बनाते हैं और एक जैसे अंग मिलकर के एक तंत्र बनाते हैं, तो ऐसे जीवों को अंग तंत्र स्तर के जीव कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्या है? जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेज संघ है, कशेरुक प्राणी है, एकशेरुक प्राणी है, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। और इन जीवों की एक विशेष बात ये भी है कि इनमें से कुछ जीवों के अंदर जो परिसंचरण तंत्र है, यानी रुधिर शरीर के विभिन्न भागों तक आता है और शरीर से रुधिर हृदय में आता है, वो परिसंचरण में आता है। तो इन जो उत्तक अंग तंत्र स्तर के जो जीव हैं उनके अंदर परिसंचरण तंत्र है, वो खुले प्रकार का भी होता है और बंद प्रकार का भी होता है। खुले का मतलब क्या है? रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए, या रुधिर जब बंद नलिकाओं में बहता है, यानी धमनी और शिराओं में जब जिन जीवों में रुधिर बहता है वो जीव कौन से में आते हैं? बंद रक्त परिसंचरण में आते हैं। और जिन जीवों में धमनी और शिराओं में रुधिर नहीं बहता, खुला बहता है, उनको क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण कहते हैं। इन जीवों में पाचन तंत्र भी पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र भी पाया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर बच्चों आज हमने एक जीव विज्ञान की सामान्य जानकारी थी उनके बारे में अध्ययन किया था। ये कोई एक लेसन नहीं था कि इसके अंदर पूरा हो, भी आपको परिचय करवाया था कि जीव विज्ञान क्या है और विज्ञान के अंतर्गत, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं के बारे में समझ सकते हैं। तो आपको एक छोटा सा बिंदु मैंने समझाने का प्रयास किया था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे का अध्ययन है या आगे की जो सामान्य जानकारी है वो आगे वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।